दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पहले 6 और प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 7वां जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। जो फाइबर ग्लास होता है उसके अंदर से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। क्या है, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पे बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध को कहाँ बनाया गया, तो कावेरी नदी पर। किस राज के राजपाल किसके पश्चात अपना पद धारण करते हैं। किस राज के राजपाल किसी राज के राजपाल किसके प्रसाद पद पर अपना पद धारण करते हैं। तो किस पे करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। द आर्ट ऑफ लिविंग द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दलाई लामा। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, तो कौन सा है, 3 मतलब केवल दो कर्क रेखा। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीसरा, गैस का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संसद द्वारा सृजित सेवा माना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो किस वर्ष लड़ाई लड़ी गई थी, 1565 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले कौन थे, वॉरेन होस्टिंग। ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन होस्टिंग। ताप का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। ताप का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, तो केल्विन। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियां कहाँ है, तेलंगाना में। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है, भारतीय जीवन बीमा निगम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था क्षेत्र के द्वितीयक से संबंधित है। क्या है, कृषि उपकरण निर्माण। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
कोलोरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलोरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियोमीटर। यहाँ देखते हैं 11,700 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से दो वर्ष में 16,884 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज अगर वार्षिक संयोजित होती है कि इस पे हम लोग क्या करेंगे? ए इजकल टू पी 1+r इन इस फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है देखते हैं हम लोग। 16,848 इजकल टू 11700 1+r/100 का स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16,848 बटा 11,700 इजकल टू 1+r/100 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144/100 इजकल टू 1+r/100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12/10 का स्क्वायर बराबर 1+r+100 का स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो 1+r/100 इजकल टू 12/10। इसको हम लोग करते हैं r+100 इजकल टू 12/10 माइनस 1। ये हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना 2/10 इजकल टू 20%। आंसर कितना हो जाएगा? 20%। 22 का 1650 रुपये की राशि साधारण ब्याज पे उधार ली गई है। 1650 रुपये की राशि साधारण ब्याज पे उधार ली गई है। यदि ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगी? 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगी? तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर 1650 गुना 7.5 गुना 4/100 बराबर 1395। आंसर क्या होगा? 1395। 5C एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। 5C इसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा 5D उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। उसी टंकी को 5C तथा D दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेगा? तो एक कितना में 12 घंटा में, एक 40 घंटा में, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इसका क्या हो जाएगा? 13/120। तो 5C और D मिलकर क्या होगा कि इतने मतलब 13/120 भाग भरेगा, मतलब कि 120/13 घंटे में ये टंकी को भर सकता है। यहाँ देखते हैं एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के अनुसार 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या क्या होगी? यहाँ हमको घनों की संख्या निकालना है। यहाँ घनों की अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, मतलब घनों की अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो हो जाएगा 14 गुने 12 गुने 8 बटा 2 गुने 2 गुने 2 बराबर, इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो 168 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 168। एक पार्किंग में वाहनों का औसत भार 4000 किलोग्राम है। एक पार्किंग में वाहनों का औसत भार क्या है? 4000 किलोग्राम है। 12 वाहनों का औसत भार 6000 किलोग्राम है। शेष वाहनों का और भार क्या होगा? 3000 किलोग्राम। तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या क्या होगी? पार्किंग में हम लोग को वाहनों की कुल संख्या निकालना है। हम लोग कितना है?
12 गुने 6000, यहाँ हम लोग आ जाते हैं इधर, 12 गुने 6000 प्लस x माइनस 12 3000, तो इसका हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x गुना 4000। इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 12 छक 72 प्लस 3000 x माइनस 12 तिया 36 बराबर 4000 x। इसका हो जाएगा 1000 x बराबर 36,000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। यहाँ क्या हो जाएगा, वाहनों की संख्या क्या होगी 36। 80 भागा 40 माइनस 10 माइनस 5 गुना 4 का 1/3 भागा 10/10, इसका मान क्या होगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने में क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। 80 भागा 40 माइनस 10 माइनस 5 गुना 4 का 1/3 गुना 3/10, यहाँ एक कट जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो 80 प्लस 40 माइनस 10 माइनस 5 गुना 4 का 1/10 गुना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, 4/10 और ये 5 में गुना है तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 भागा 40 माइनस 10 माइनस 5 गुना 4/10, क्या हो जाएगा, इससे इससे कट जाएगा 2, ये 2, फिर 80/40 हो जाएगा माइनस 10 माइनस 2, कट के 2 हो जाएगा, और 2 ये कट जाएगा तो -10, आंसर क्या हो जाएगा -10। 12 लड़कों तथा 8 लड़कियों का कुल भार 1080 किग्रा है। यदि लड़कों का भार 50 किग्रा है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा। इसमें हम लोग देखते हैं, इस निकाल लेंगे इसको कि 1080 माइनस 12 गुना 50/8 बराबर 1080 माइनस 600/8 बराबर क्या हो जाएगा 60 किग्रा। अच्छा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 किग्रा। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल के 2 गुना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 गुना विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 गुना 14 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा नए वर्ग का, फिर हम लोग देखते हैं कि नए वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटा नए वर्ग का नया विकर्ण स्क्वायर बटा 2 बराबर 196, तो नया विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 गुना 2, फिर नया विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, नया विकर्ण बराबर 14√2 आंसर आएगा।
इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 265/3। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है तो लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा? इसमें 7:5 है तो लाभ परसेंट बराबर 7 - 5/5 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 40%। 40% क्या होगा? ये लाभ हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत की चौड़ाई क्या? आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? अ, आयत की लंबाई क्या? 16 सेंटीमीटर और विकर्ण है 20 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा? विकर्ण स्क्वायर माइनस ये लंबाई का स्क्वायर कर देंगे समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से। फिर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, इसमें 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर नीचे दिए गए बार चार्ट वर्ष 2009 से 13 तक एक देश की कॉफी के वार्षिक उत्पादन 100 टन में को दर्शाता है। देखते हैं वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत उत्पादन 100 टन में क्या है? औसत उत्पादन 100 टन में 9 से 11 तक का। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 9, 10, 11 तीनों साल के जोड़ के 3 से भागा दे देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1166.67। वर्ष 2011 के उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन वर्ष का कितना परसेंट है? और 9 और 11 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 187.5। चार संख्या का क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन चारों संख्या का योग 432 है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? तो चारों संख्या का अनुपात क्या है? इसको हम लोग जोड़ लेंगे। इन संख्याओं क्या होगा योग? देखते हैं 2k+5k+3k+8k बराबर 432। यहाँ हम लोग k बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सबका मान पुट कर देंगे तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ 24 डालेंगे, इसमें 24 डाल देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहली संख्या 2k प्लस दूसरी चौथी संख्या 8k तो 8 दूनी 10 के 8 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 240 आंसर हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के दुगनी है। ट्रेन की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो हम लोग को ट्रेन की गति बराबर क्या हो जाएगा? 144 किलोमीटर हो जाएगा और ट्रेन की लंबाई x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेन क्या है? ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म 2x क्योंकि दुगना है तो x + 2x/40 बराबर 30। इसको हम लोग सोल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 800 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 800 मीटर। एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है तो कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं तो बच्चों की संख्या क्या होगी? बच्चों की संख्या तो इसको फिर हम लोग उसी तरह से जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 3, 13 के इक्वल टू 200 है तो इसको सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा? 96 के आसपास इसका आंसर आएगा न्यूनतम बच्चों की संख्या। यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 25% कम हो गई तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की बढ़ोतरी होगी? लंबाई को बढ़ा देना है और चौड़ाई को कम कर देना है। इसको जब हम लोग सोल्व करें तो कितना आएगा? 12.5%। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपये है तो पहली वस्तु पर 20% की हानि, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो संपूर्ण लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा? संपूर्ण लाभ और हानि का परसेंट निकालने के लिए जब हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते हैं इसमें हो जाएगा 2.2% की हानि होगी। इसको सोल्व करके आप लोग देख सकते हैं।
फिर देखते हैं टीना, रीना तथा सीना अपने व्यवसाय में क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 रुपये निवेश करती है। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है तथा रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है। सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है तथा वर्ष के अंत तक कुल लाभ 25,810 रुपये है, तो टीना का हिस्सा क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6960 रुपये। दिए गए डाटा का माध्यक क्या होगा? इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालेंगे तो माध्यक होता है आंकड़े को बढ़ते क्रम में हम सरिया लेंगे, सरियाने के बाद जो उसका माध्यक क्या होगा, 5वां पद होगा, तो 5वां पद में माध्यक क्या आएगा, 3, मतलब आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द कौन है? निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा सुषुप्त। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा, जिजीविषा। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए शब्द का चयन कीजिए। ऐसे चंद्रिका या शोभा जिसने देखने या समझने वाला कोई ना हो। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अरण्य चंद्रिका। निम्नलिखित में से पुरुष शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन क्या करना है? सौभाग्य। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन करें। बहुवचन शब्द का चयन क्या करना है? इसमें दर्शन। निम्नलिखित में से मुहावरे चिकने घड़े पर पानी पड़ना का अर्थ क्या है? चिकने घड़े पर पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? तो उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। इसका होगा थोड़े या चेष्टा करना। अब क्वेश्चन 48 से 50 निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ने और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुलसी जैसा कवि काव्य के विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सका। उनका संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति ही उन्नत हो सका, जो जीवन के धर्म, सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आध्यात्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी और अपनी राम कथा को इसकी संतों के चरितार्थ बना दिया। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवन चर्चा अथवा संत रहीन को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावृत और अशुभ रूप ही प्रकट हुआ है। तुलसी के काव्य में धर्म अपने पंकत रहित निष्कलंकित खुले रूप में अशुभ या अपने संपूर्ण रूप से प्रकट हुआ। काव्य में धर्म का जो रूप है उसके मूल में लोक कल्याण की भावना समाहित हुई है। मध्य युग के आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य या प्रतिनिधित्व है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देव धर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवि तत्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पे हम संत कवित्व के रूपरेखा में निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संदर्भ की आंतरिक भाव साधना, इस भाव साधना की वाणी की अप्रतिम क्षमता देखकर उन्हें निष्कंप दीप शिखा की भांति अपने काव्य कला में निस्संग और निवैदिक से भरा है। तुलसी के काव्य में आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व है, जिसमें भारतीय काव्य आध्यात्मिक के चिरंतन सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तुलसी के काव्य में उनके तत्व और भक्ति भाव साधना का मणिकांच योग है। इनकी भक्ति साधना की वाणी को अद्वितीय क्षमता से युक्त करके तुलसी ने अपने दीप शिखा
के समान प्रज्वलित कर दिया, जिसकी लौ में युगों युगों तक प्रकाश रही। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 का क्या है। उपरोक्त गंधांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? उपरोक्त गंधांश तुलसी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो विजय रथ के रूपक तुलसी ने संत जीवन की रूपरेखा उभारी और अपनी राम कथा इसी संत के चरितार्थ बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधूत का पर्यायवाची नहीं है? अवधूत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो असाधु। निम्नलिखित में से उपरोक्त गंधांश का उचित शीर्षक बताइए। उपरोक्त गंधांश का उचित शीर्षक क्या होगा? संत कवि तुलसीदास का काव्य के प्रति प्रेम। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।